ने सोमवार को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन संपत्तियों की घोषणा की। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा सबसे ज्यादा अफसरों के पास निजी गाड़ी नहीं है और आपको बताते चले डीजीपी विनय कुमार निवेश करने में रुचि नहीं रख रहे हैं। डीजीपी समेत कई अफसर नकदी रखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हालांकि देखिए अधिकारी राइफल, बंदूक और सोना चांदी रखने के शौकीन हैं। कई अफसरों से अधिक संपत्ति उनकी पत्नी के पास में है। डीजीपी विनय कुमार से ज्यादा अमीर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार हैं। सचिव अमृतलाल मीणा और डीजीपी विनय कुमार के साथ साथ अन्य वरीय पदाधिकारियों ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च को इन लोगों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। दिलचस्प बात है कि कई लोगों के पास उनके निजी कार नहीं है, तो कुछ लोग गहने के शौकीन हैं, तो कुछ अधिकारी पिस्टल भी रखते हैं। और हम सबसे पहले बात करें बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की, तो अमृतलाल मीणा के पास सिर्फ 60,000 नगद हैं और उनकी पत्नी बर्फी मीणा के पास 45,000 नगद है। मुख्य सचिव के खाते में 37 लाख जमा है, पत्नी के नाम पर 12.93 लाख जमा है। यदि हम डीजीपी की बात कर लें तो विनय कुमार के पास 26 लाख का गहना है और एक कार है। बैंक खाते में लगभग 18 लाख रुपए हैं। निजी वाहन के तौर पर एक i10 कार है और विरासत में मिली 26 लाख की ज्वेलरी है। यदि हम अचल संपत्ति की उनकी बात कर लें तो बिहटा में कृषि योग्य 3024 स्क्वायर फीट जमीन भी उनके पास है। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की हम बात करें तो उनके पास मात्र 15,000 नगद है। उनकी प्रोफेसर पत्नी के पास 20,500 रुपये नकदी हैं। उनके खुद के बैंक खाते में 14 लाख रुपए हैं और उनकी पत्नी के नाम 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। मारुति स्टीम के वे मालिक हैं और लगभग 89.76 लाख रुपए उन्होंने ऋण भी लिया है, जिसका 58 लाख रुपए बकाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की बात करें तो एस सिद्धार्थ के बचत खाते में 34.79 लाख रुपए हैं। 11 लाख के शेयर व बॉन्ड भी हैं। 4 लाख की ज्वेलरी है और उनके पास एक पिस्टल भी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह संकल्प लिया था कि बिहार सरकार के तमाम जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो सभी लोग अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। और इसी के तहत बिहार सरकार के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों ने भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। 2 अप्रैल यानी कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध जारी है। पटना में मुस्लिम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ने इस बिल के संसद में पेश होने की जानकारी न होने की बात कही है। साथ ही अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। और देखिए दोनों नेताओं ने यह कहा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले पर बात करेंगे। कल के दिन वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है और इसको लेकर के कई लोग विरोध जता रहे हैं। आपको ये बताते चलें, पटना में मुस्लिम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ने इस बिल के संसद में पेश होने की जानकारी न होने की बात कही है। ये शायद 2 तारीख को ये बिल पार्लियामेंट संसद में जा रहा है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। ये आपको ये किस सूत्रों से पता चला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने इस पे आपत्ति जताई थी एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने के नाते। कई बिंदुओं पे मैंने आपत्ति की थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जगदम्बिका पाल साहब आए थे चेयरमैन, उनके सामने भी मैंने अपनी आपत्ति, जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये सराहनीय है। कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिल पे 2 तारीख को पेश किया जाए, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो ये जल्दबाजी होगी। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है और हमको लगता है कि इसमें पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे, क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे, सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है।
वक्फ बिल को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र ने एक बड़ा बयान दिया है। मनन मिश्र ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर इस बिल को लेकर के वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नहीं, ये देश की जनता को न्याय देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। बिहार चुनाव में जो विरोधी लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, उसका नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। वो लोग ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये बिल जो है सो आम मुसलमानों के विरुद्ध लाया जा रहा है। आम मुसलमान को, जो गरीब पसमानदा लोग हैं, उनको तो वक्फ प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, उनको उससे कोई मतलब है नहीं। बड़े बड़े मुसलमान जो हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाया है। देखिए, वक्फ बिल में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसे समझना जरूरी है। दरअसल वक्फ संशोधन में मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान है। 6 महीने के अंदर ही पूरी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट में लंबित मामलों की भी जानकारी देनी होगी। और अब संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जरूरी है और अगर जमीन विवादित है या फिर सरकारी है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी जो सरकारी होगी, या फिर उस जमीन को लेकर कोई विवाद होगा। अब एक एक पॉइंट को पहले और अब होने वाले बदलाव के जरिए समझते हैं। देखिए, अब तक वक्फ बोर्ड के फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, लेकिन संशोधन के बाद ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जा सकता है। अब तक इस्लामिक उपयोग वाली जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाया करती थी, चाहे किसी ने दिया हो या ना दिया हो। लेकिन अगर बिल संशोधित हो जाता है, उसके बाद संशोधन के बाद में जब तक कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने दान न दिया हो, तब तक वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा अब तक वक्फ में महिला या फिर अन्य धर्म का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता था, लेकिन संशोधन के बाद में केंद्रीय काउंसिल में 2 महिला सदस्य अनिवार्य है और यही नहीं, काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी जरूरी होंगे। मतलब ये हुआ कि संशोधन के बाद वक्फ के आधार पर अंकुश लगेगा। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन को मुस्लिम विरोधी मान रहे हैं और विरोध के लिए ईद की नमाज के समय भी कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी। तो ऐसे में सवाल ये है कि ईद के मेल मिलाप का त्योहार और ऐसे में क्या काली पट्टी बांधना ठीक है? और आपको बताते चलें कि शाहनवाज हुसैन ने इबादत में सियासत को गलत बताया। और देखिए, विरोध तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन ईद के दिन नमाज पढ़ते समय काली पट्टी न बांधते तो क्या हो जाता। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है और राज्य के अगले सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। आज के दिन में नीतीश कुमार की विकल्प खाली बता दें, विपक्ष खाली कि नीतीश कुमार जी नहीं है, तो बताओ इस बिहार को कौन नीतीश जी जैसा बनाने वाला व्यक्ति है? एक भी नाम खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बिहार में आज भी नीतीश कुमार जी प्रासंगिक है। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही प्रासंगिक रहेंगे और अगला कुर्सी सर एक सवाल और रहेगा। तो आज से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है और आज से ही वित्तीय लेन देन के मामले में बैंकों के ढेर सारे नियमों में बदलाव हो रहे हैं। तो अगर आप भी किसी न किसी बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नियम नहीं जानने पर आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। देखिए, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नियम है, सिर्फ 3 बार फ्री पैसे निकालने की सुविधा होगी। और देखिए, कई आपको बताते चलें कि 3 बार के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए चार्ज लगेंगे और कई बड़े बैंकों में मिनिमम बैलेंस की शर्तें लागू होंगी। बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर पेनाल्टी आपको देनी होगी। वहीं धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें हम लोग तो देखिए, इसमें रिन्यूअल बेनिफिट्स और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स बंद होंगे। वहीं टिकट वाउचर भी बंद हो जाएंगे। और देखिए, आपको बताते चलें कि धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा। आज से 10 बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं वो आपको बताते हैं। अब
देखिए, बैंकों में मिनिमम बैलेंस से कम पर पेनाल्टी लगेगी। टोल टैक्स में 5 से 10 रुपए महंगा होगा। इसके अलावा कमर्शियल गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 45 रुपए सस्ता होगा। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं और नया टैक्स रिजीम लागू होगा, यानी कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यूपीआई के इनएक्टिव अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। इसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को फायदा होने वाला है। और आपको बताते चलें, क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। तो ये 10 बड़े बदलाव जो हमने आपको बताए, आज से ये सारे लागू होंगे। आज से बिहार में 3 पहिया वाहन जैसे ऑटो और ई रिक्शा से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। यातायात विभाग ने पत्र जारी करके ये साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। पुलिस को इस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का ऑटो और ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं। मुंगेर में ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ की बैठक हुई, जिसमें सरकार के इस फैसले का विरोध करने का फैसला लिया गया है। इनका कहना है कि सरकार के आदेश के बाद इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। हम लोग जो सरकार का आदेश जो आया 1 अप्रैल से जो गाड़ी बंदी होने वाला है, इसी के यदि हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पे कि हम लोग का पेट पे लात नहीं मारा जाए। हम लोग का जो गाड़ी में कागज पत्र का जो भी त्रुटि है उसको दुरुस्त करेंगे हम लोग अपना, और प्लस लाइसेंस जो है ये सब जो है वो जितना भी गाड़ी का पेपर है हम लोग अपना सही रखेंगे, लेकिन हम लोग को पेट पे लात नहीं मारा जाए। बच्चा जो ढोते हैं, हम लोग का जो पहले था कि 15 साल के लिए डीजल गाड़ी चलेगा, डीजल गाड़ी बेच करके हम लोग कचरा के भाव में बेच करके सीएनजी लिए। सीएनजी जो कि लोन से है, हम लोग का लोन नहीं चुकता हो पा रहा है रोड से चल के, इसलिए हम लोग थोड़ा स्कूल भी चल लेते हैं कि स्कूल चल के तेल मैनेज के लिए रोड भी कर लेते हैं। और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, तो हम लोग इसका भरण पोषण कहाँ से घर का कर सकेंगे। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी विनय कुमार ने नए आदेश का पालन आज से ही उन्होंने कह दिया है कि नए आदेश का पालन जो है वो आज से ही शुरू हो गया। और अब देखिए, स्कूली बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। लगभग 4000 से भी ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाया जाता था। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्णय से अब लोगों में काफी खुशी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश दिया कि आज 1 अप्रैल से ऑटो से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाया जाएगा। यह निर्णय बिहार पुलिस मुख्यालय ने लिया, बिहार के डीजीपी ने लिया। और आज हम सुबह सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी गार्जियन खुद लेकर के बच्चों को यहाँ पहुँच रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा में जो सुबह सुबह बच्चों की भीड़ दिखती थी सड़कों पर, वो अब नहीं दिखाई पड़ रही है। जो भी गार्जियन हैं वो खुद से बच्चों को लेकर के पहुंच रहे हैं, चूँकि पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश दिया है और इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारी की है और ऐसे ऑटो और ई रिक्शा पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मैं सबसे पहले डीजीपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि बच्चे बहुत देश के भविष्य हैं और ऑटो और ई रिक्शा का आजकल मोनोपोली चल गया है और कहाँ ब्रेक मार देंगे, कैसे पलट देंगे। ऑटो वाले कुछ पैसा वो करके वैन खरीद लें ना, सरकार से लोन ले लें, ताकि बच्चे एकदम पैक रहें, वेंटिलेटर मतलब एसी में रहें, गाड़ी का शीशा बंद रहे, ताकि सिक्योरिटी मिले उनको। और इस टाइप से कहीं भी ऑटो गया, ब्रेक मारा, सडनली बच्चे सब आगे गिर जाते हैं। लगता है कि इससे जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने और पुलिस ने फैसला लिया है वो ठीक है, क्योंकि वही ऑटो लोग बच्चा इतना ज़्यादा भर के रखते हैं कि जितना कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे रखते हैं। जाम वगैरह का जो समस्या जो होता है सर, जिसके कारण ये प्रशासन जो बंद किया है, कुछ ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, गार्जियन लोग को भी परेशानी है। इस पर थोड़ा सा विचार करना है प्रशासन को। बिल्कुल, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी लोग कर रहे हैं कि यदि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पटना के सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा में बच्चों को ले जाया जाता था, उससे कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठता था। और इसी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह बड़ा निर्णय लिया है और आज से ऑटो और ई रिक्शा में बच्चों को ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर सिगाड़ी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट में 10 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी पीटा है। गो सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद में यहां पर 5 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मारपीट के आरोप को खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची थी, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे थे। बीच में हमारा है पुलिस घुस गलक ताला तोड़ते सब, अब घुस के हमारा गलक के मारलक काल भाता बहुत गंदा गंदा, बड़ी गंदा गंदा। कौन कौन ना खोलेगी ना तो खिड़कियां में जहाँ तक बसवा जाएगा ना तहाँ तक फूरेंगे। जेंट्स हम जेंट्स के बोला देते हम चीन जाए, पुलिस के चीन जाए। ये मारले में से बिगा गए हैं, वैसे हथवा करके धर के तू हो अब कहती मोबाइल खोल। आरा से खबर, जहां पर आयर थाना के श्रीपुर गांव में एक डांसर की जहर खाने से मौत हो गई है। डांसर प्रियंका देवार छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। 5 साल पहले अशोक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए आरा आई और यहीं पर लक्ष्मण शर्मा से मुलाकात हुई और दोनों ने शादी की। लेकिन शादी के बाद लक्ष्मण और प्रियंका के बीच मतभेद हुआ। देर रात कार्यक्रम से लौटने के बाद में लक्ष्मण और प्रियंका के बीच में झगड़ा हुआ और आज सुबह घर में प्रियंका का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जांच कर रही है कि प्रियंका ने खुद जहर खाई है या फिर किसी ने जहर दिया है, किसी ने साजिश की है। तो हम लोग सोए थे, सुबह में उठे तो उसका जो पति है दोनों में झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर? ये सब्जी वब्जी खातिर झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसका पति चला गया तो हम लोग चले गए सोने के लिए। जब हम लोग प्रोग्राम में आए थे तो उंगली लग रहा था, इसमें चले गए सोने के लिए। वो अपने खाना बना रही थी। जब उसका बच्चा रोआ ना तो हम लोग सोचे कि क्यों रो रही है, जाकर थोड़ा देख आए तो उसका मम्मी नहीं थी। उसका पति भी, उसको पति को फोन हम लोग किए थे, आया देखकर भाग गया। नवादा वृहद आश्रय स्थल की सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुमारी खुदकुशी मामले में पति ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका के पति ने बताया कि उस पर काम का बहुत दबाव था, कभी छुट्टी नहीं मिलती थी और छुट्टी लेने पर विभाग से लिखित में जवाब मांगा जाता था, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। 13 दिसंबर 2023 को प्रियंका की गणेश से शादी हुई थी और गणेश सिवान में जॉब करते थे और प्रियंका नवादा में। दोनों मुश्किल से मिल पाते थे, जिसके कारण प्रियंका काफी तनाव में रहती थी। पुलिस ने पति का बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ देखिए पोस्टमार्टम के बाद में शव को पति को सौंप भी दिया है। कारण नहीं रहा सर हम लोग आपस में थोड़ा सा बातें इतनी बढ़ गई थी कि आज आने कल हमारा जो छुट्टी था संडे का, आज भी छुट्टी था। तो मैडम बोली कि आप जो है आप चले। हम बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, कॉपी चेक करना है कि हम रुक जाते, तुम चलिए। बोला हम आएंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब वो जाती थी स्पष्टीकरण तो दिस तो दैट, इस प्रकार समस्या बहुत बड़ी बढ़ जाती थी और छुट्टी मिलता नहीं था। कभी भी गए तो समस्या बहुत बड़ी बढ़ जाती। इतनी समस्या इस सर 15 दिन में आपका 2 स्पष्टीकरण, 1 वार्निंग, 3 चीज आ गया है और इतनी परेशान हो गए थे लाइफ से कि मतलब कि हम प्रियंका में वीडियो कॉल पर सामने आपका जो है लटकने जा रहे थे। हम लास्ट में बहुत उनके प्रयास किए, प्रियंका प्लीज नहीं जा, प्रियंका पैर पकड़, नहीं जा प्रियंका प्लीज नहीं जा, मैं प्रियंका नहीं। खबर शेखपुरा से, जहां पर केवटी के कुसेड़ी गांव से बिहार और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पवन कुमार झा पर हरियाणा के जींद के कारोबारी से 20 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पवन झा ने पेट्रोल पंप दिलाने के नाम से कारोबारी से 20 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। खबर नवादा से, जहां पर NH20 पर रजौली के पास में तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया। इसके बाद उसमें आग भी लग गई। कंटेनर के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। हालांकि आग इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ पौधे भी उनकी चपेट में आकर जलने लगे। सूचना मिलने के बाद में दमकल की टीम पहुंची तो गाड़ी का पानी खत्म होने के बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आसपास के लोगों ने बताया कि कंटेनर के पलटने के बाद डीजल का टैंक फट गया। उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। NH20 पर आग लगने के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आग बुझाने के बाद में यातायात व्यवस्था सामान्य हुआ। किशनगंज से खबर है, जहां पर सुखानी थाना के गंभीरगढ़ चौक के पास में NH 327 पर देर रात एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने
कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक पर प्लास्टिक का पाइप लदा था जो कि पूरी तरीके से धू धू करके जलने लग गया। ट्रक छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जा रहा था। ट्रक पर कैसे आग लगी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। भागलपुर से खबर मिल रही है जहां पर किसी ने अफवाह फैला दी कि नाथनगर थाना परिसर के शिव मंदिर में नंदी पानी और दूध पी रहे हैं और इस अफवाह के बाद मंदिर में भक्तों की कतार लग गई। लोग कटोरी चम्मच में दूध पानी लेकर मंदिर पहुंचने लग गए। भक्त इसे भगवान का चमत्कार बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इस तरह की खबरों को बढ़ावा नहीं देता है। विज्ञान इस तरह की खबरों का खंडन करता है। समय समय पर अपने देश में नंदी के दूध पीने की अफवाह फैलती रहती है। नाथनगर में भी किसी ने ऐसी ही अफवाह फैला दी और लोग दौड़े दौड़े मंदिर चले आए। खैर, लोगों को भगवान में ऐसी आस्था है कि अफवाह को भी चमत्कार मान लेते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किसी ने यह अफवाह फैलाई कि नंदी पानी और दूध पी रहे हैं और लोग ये बात सुनते ही सभी लोग अपने घर से दौड़े चले आए पानी और दूध लेकर के। हालांकि न्यूज़ 18 ऐसी खबरों को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये कहीं ना कहीं आस्था की बात है। आप देख सकते हैं कि भगवान में लोगों को कितना विश्वास है। लोगों की आस्था है कि अगर नंदी पानी और दूध पी रहे हैं तो क्यों ना पिलाई जाए। ये सोचकर लोग मंदिर पहुंच गए। नाथनगर की खबर मिल रही है। भागलपुर के नाथनगर में नंदी के दूध पीने की अफवाह सुनते ही लोग जो है कटोरी चम्मच लेकर के दूध भी लेकर के पहुंच गए। तस्वीर आप पे देख सकते हैं। महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, हालांकि पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा जामनगर में उनके घर से द्वारका तक है और ये पिछले 5 दिनों से चल रही है और हम 2-4 दिनों में पहुंच जाएंगे। અહીંયા જામનગર અમારા ઘરથી દ્વારકાધીશ સુધી અને બસ આપ બધાના આશીર્વાદ રહે અને શિવજી બાબા દ્વારકાધીશના બધા ઉપર કૃપા રહે આ જ મારી પ્રાર્થના છે। અને અમે હમણાં પદયાત્રામાં 5 દિવસથી ચાલીએ છીએ અને 2-4 દિવસમાં પહોંચી જશું। એ જ દ્વારકાધીશ તો બધાના રાજા છે અને અમારા બધાના એ માલિક છે ને શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદથી એ મને શક્તિ આપી છે ચાલવા માટે। તો હું ચાલું છું અને આ મારું પહેલું વાર છે અને બસ એટલા જ કહું કે જય દ્વારકાધીશ। દ્વારકાધીશનું કૃપા રહે અને બધા શ્રીજી બાબા બધાને સંભાળીને રાખે ને બધાને આશીર્વાદ આપે। એ જ બધા યુવાને ભગવાનના પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને સનાતન પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને બસ એ જ મારી બધા યુવાને એક મેસેજ મોકલાવું છું મારા ભાઈઓ અને મારા મિત્રોને કે આપ બધા શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદ લઈને આગે વધો અને જ્યારે ભગવાન છે તો કંઈ ચિંતા નહીં કરવાનું। और इसी के साथ इस